नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं धनु राशि के लिए रीडिंग, यानी कि सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए 2024 ये साल कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर आज मैं रीडिंग करने वाला हूं। अगर आप धनु राशि के नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं और अपनी राशि की रीडिंग को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिए, आपकी राशि के वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स को जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 येलो और पाइल नंबर 2 जुपिटर है। येलो इसलिए क्योंकि धनु राशि का जो रंग है वो पीला होता है, येलो कलर होता है, तो येलो पाइल नंबर 1 यानी पीला पाइल नंबर 1। धनु राशि का स्वामी ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह होता है, इस वजह से बृहस्पति ग्रह जुपिटर पाइल नंबर 2। जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने येलो कलर को चूज़ किया था, मेरे बगल में येलो कलर को लगा दिया गया है। धनु राशि का स्वामी ग्रह होता है बृहस्पति और बृहस्पति का रंग होता है पीला, इसलिए ये आज पाइल के सिंबॉलिक के रूप में है। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सेकेंड पोजीशन पर आपके लिए है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर जस्टिस और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, ये साल आपके लिए काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ों को लेकर आ रहा है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मिला जुला है। हालांकि शुरुआत आपकी अच्छी हो सकती है शुरू के कुछ 2-3-4 महीनों में, यानी कि शुरू के 2 और 4 महीने ये अलग अलग है। पहला एक सेटअप है 2 महीने का, दूसरा है अगले 4 महीने तक का। इसमें आपके द्वारा सोची गई चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। हालांकि अगर आप जनवरी के महीने में कोई प्लानिंग करते हैं, देखिए एक चीज़ है कि आपने पहले से प्लानिंग की थी और उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो उसमें आपके सोची हुई चीज़ें होती जाएं, लेकिन इस 2024 में ही अगर जनवरी के महीने में ही आप कोई प्लानिंग करते हैं तो उस प्लान पर काम करने में आपको एक आध महीने का और डिले फील हो जाए, एक आध महीने का डिले हो जाए, या आपको ही लगे कि मुझे थोड़ा सा रुक करके इस कार्य को करना चाहिए, इसकी संभावना भी बनती है। ये साल आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही अप्रोच देने की कंडीशन में आता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जहाँ जहाँ पर चीज़ें नेगेटिव होती जाएंगी आने वाले समय में वो सब वापस रीबैलेंस होती चली जाएंगी, वापस ऑर्गेनाइज होती चली जाएंगी ऑटोमेटिकली। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप के मामले में आपकी ओर से कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपके साथी के प्रति आपकी ना हो जो आपको इस रिलेशन में उदासीन दिखा दे। उदासीन का मतलब होता है जिसकी कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और इच्छा नहीं होती है। तो अपने आप को उत्सुक दिखाएं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, और जिन कार्यों को आपने ठाना है उन कार्यों को, या जिन कार्यों को आप कर रहे हैं 2024 में उन कार्यों के बारे में भी अपने आप को पॉजिटिव अप्रोच में बनाए रखें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है इस साल कि निगेटिविटी जल्दी अडॉप्ट हो जाएगी और पॉजिटिविटी भी जल्दी अडॉप्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से इस साल आप कुछ विषयों पर जल्दी जल्दी पॉजिटिव होना, कुछ विषयों पर जल्दी जल्दी नेगेटिव होना, ऐसी सिचुएशंस का सामना कर सकते हैं। तो इस दोनों में जो ये वोलाटाइलनेस है, उतार चढ़ाव है,
इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है कि मेरी अपनी इंटेंशन के साथ ये होना चाहिए, ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सिचुएशन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गए, निगेटिव है तो निगेटिव हो गए, तो इस तरह आप सिचुएशन के गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, वो नहीं करना है। सिचुएशन कैसी भी है, परिस्थिति कैसी भी है, आपका उस पर क्या रिएक्शन होना चाहिए, ये आपका अपना विवेक है, अपनी बुद्धि है। उससे सोच कर उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ ऑर्गेनाइज और मैनेज इस साल हो जाएगा। वैसे ये साल अभी तक जैसा मैंने बताया, सुनने में थोड़ा सा ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कुछ डाउन होता है तो वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और चूंकि वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा इसलिए यह साल आपके लिए बेहतर होने वाला है। और इस साल चीज़ें इस तरह से चलेंगी जहां आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। केवल मई का महीना छोड़कर, अगर मई के महीने की देखें तो ये साल शुष्क है। शुष्क मतलब ठंडा, मतलब ये साल नहीं, ये महीना शुष्क है। और शुष्क मतलब ठंडा, मतलब बहुत ही कोल्ड मंथ है। मौसम की बात नहीं कर रहा हूँ। और इस ठंडे मौसम में, मई के महीने में, आपके कार्यों में थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाए, चीज़ें रुक करके हों, डिले थोड़े ज़्यादा हो जाएं, टाल मटोल प्रोक्रास्टिनेशन काफ़ी हावी हो जाए की पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो ये महीना जो मई का है, सोच विचार करने में, योजनाएं बनाने में, अभी करें या फ्यूचर में करें वाली सोच के साथ कंटिन्यू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन खैर जो भी है, चीज़ें आपके पक्ष में दिखती हैं। ये साल अच्छा, परिवार और मित्रजनों के साथ में संबंधों में सुधार, अच्छे वातावरण का बना होना, और आपका अपनों के साथ में रिलेशन में काफ़ी इंजॉय करना, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है। आप एक वेकेशन, एक छुट्टी की भी यात्रा बना सकते हैं, छुट्टी पर जाने का प्लान बना सकते हैं। और इन चीज़ों के अलावा कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला जो इस साल आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल दे। लेकिन पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो ये था एक दृष्टि में आपका कि 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि आपके लिए ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट पर चीज़ें आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। लव रिलेशनशिप को लेकर के मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है एग्जिस्टेंस। ये कार्ड कहता है कि आप अपने प्रेम संबंधों में अपने साथी और अपने रिलेशन की परवाह करें। आपका प्रेम संबंध का सीड क्या है, किस आधार पर आपके बीच में प्यार है, उस आधार की चिंता ज़्यादा करनी है। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा वाली चिंता नहीं करनी। हमारे प्रेम का आधार बना रहे, इसी की परवाह ज़्यादा करनी है। और अपने साथी को लेकर के निगेटिव माइंडसेट में नहीं रहना है। अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो रिलेशनशिप को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लव रिलेशन में आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगी। आप जितना ज़्यादा अपने आधार, अपने केंद्र से जुड़े रहेंगे, आपके लव रिलेशनशिप में उतनी बढ़त होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। फैमिली मैटर्स में कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सोर्स। ये कार्ड कहता है कि इस वर्ष परिवार को लेकर के आप अपने वायदों को पूरा कर पाएंगे। परिवार की ओर से आपको पॉजिटिव सपोर्ट और अप्रोच दोनों मिलेगा। और फैमिली मैटर्स में आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे। आप समझने में कामयाब होंगे कि परिवार आपके लिए और आप परिवार के लिए एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि शत्रु हैं। यहाँ इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि जिन मैटर्स में आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए वो पूरा मिल जाएगा। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर आप इमोशनल डाउनफॉल में जाते हैं तो फैमिली का सपोर्ट आपको, और अगर फैमिली डाउनफॉल में किसी वजह से जाती है तो आपका सपोर्ट फैमिली को मिल जाएगा। ये वर्ष अपने परिवार के साथ में रिलेशन अगर कहीं किसी भी स्तर पर थोड़े मोड़े भी खराब हैं या रहे हैं तो उन्हें इम्प्रूव करने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ में इस साल इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई बात परिवार की आपको नहीं अच्छी लग रही, नहीं पसंद आ रही, तो उसे भी उन्हें पॉजिटिव ढंग से समझाएं, बताने की कोशिश करें, ना कि नकारात्मकता के साथ में। इस वर्ष आपके और आपके परिवार के संबंधों में इस तरह से सुधार और इस तरह से बेहतरी आएगी जो आपके जीवन का मोटिवेशन बन जाएगा। अब बात करते हैं आपके फिनांस की। कार्ड अपीयर हुआ है द ड्रीम। ये कहता है कि अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स के मामलों को लेकर के दूसरे लोगों की सलाह पर काम नहीं करना है, ये पहली बात समझ लें। और दूसरी बात ये कि इस साल आप अगर अपने सोचे हुए तरीकों को सचमुच अपनाते हैं, देखिए हम कई बार दो तरीके से सोचते हैं, एक जिसमें हमें पता होता है कि हम इसमें कामयाब हो सकते हैं अगर कोशिश करें तो, और दूसरा जिसमें हमें पता होता है कि हमारी सोच गलत है,
हमें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी उस ओर हम झुक जाते हैं। तो इधर नहीं जाना है, जाना उस ओर है जहां आपको पता है कि अगर मैंने मेहनत करी तो इस क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। और धन के मामले में उस क्षेत्र में किए गए प्रयासों में आपको ऐसी सफलता मिलेगी जो आपको प्रसन्न कर दे, यानी धन की आवक आपकी ओर बढ़िया और बेटर पोजीशन पर रहे। और आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में अगर अपने विवेक और अपने बुद्धि का सहारा लेते हैं तो बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे। ये ईयर फाइनेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। ऑक्यूपेशन यानी आपका प्रोफेशन कार्ड अपीयर हुआ है इंटेंसिटी। ये कहता है कि इस वर्ष आप अपने प्रोफेशन को लेकर के किसी भी तरह के निगेटिव माइंडसेट को ना एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट ना करें। अगर आप अपने माइंड में कोई निगेटिविटी या निगेटिविटी को आने नहीं देते और अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय को लेकर के, अपने ऑक्यूपेशन को लेकर के आप बस आगे बढ़ते रहने की टैक्टिस को, जो योजना आगे बढ़ने की है कि हमें आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है और आगे बढ़ करके अपने व्यापार को, अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा इस्टेब्लिश करना है, उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप अपने व्यवसाय में या अपने प्रोफेशन में टारगेट्स पर काम करें। क्या अभी हमारा टारगेट है उस पर काम करें। अगर कोई ऐसा मामला है जहां 2 या 3 टारगेट्स आपके बने हैं तो उन्हें कोशिश करें कि एक एक करके पूरा करें, सारे पूरे होते जाएंगे। ये साल आपके अपने प्रोफेशनल मामलों के लिए, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। और अगर आप किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन या अपने व्यवसाय में, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट, जो आपने सोचा है उससे थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट करना पड़े, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, इसकी पॉसिबिलिटी आपके लिए बनी हुई है। अब आपके लिए बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है द मेजर। द मेजर का कार्ड कहता है कि एजुकेशनल मामलों में आपको अपने दिमाग पर से जमी धूल को हटाने की ज़रूरत है। पहले कभी कभी होता है, कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ ज्ञान चाहिए तो आपको खाली घड़ा बनना पड़ेगा, यानी कि एक घड़ा जिसे पानी से भर दिया जाए, अब उसमें और नहीं डाला जा सकता, लेकिन अगर खाली है तो डाला जा सकता है। तो कहते हैं अपनी बुद्धि को, अपने मन को खाली रखिए। खाली रखने का मतलब ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए। तो आपको भी यही समझना है। एजुकेशनल मामलों में ये साल आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपनी चेतना को और बढ़ाएं। और अगर आप अपने स्टडी या अपने एजुकेशन को एक प्रोफेशनलिज्म में लेकर चलते हैं, प्रोफेशनल स्टडी या प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब होता है जैसे आप स्टूडेंट हैं, अब आपका काम है कि भाई अपना सिलेबस पढ़ना और एग्ज़ाम देना, तो ये प्रोफेशनल वर्क हुआ आपका। और अगर आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ाने के लिए कुछ पढ़ते हैं तो वो अलग चीज़ होगी, फिर वो आपका अपना एक तरह से ज्ञान बढ़ाने का जरिया हो गया। तो जहाँ पर आप प्रोफेशनलिज्म में हैं, यानी कोई पर्टिकुलर कोर्स आप मैनेज कर रहे हैं या कोर्स को कंप्लीट करना और उसके बाद एग्ज़ाम देने वाला मामला हो रहा है, तो उसमें आपको बस इतना ध्यान रखना होगा कि आप अपने परसेप्शन को प्रथम दृष्टया बंद कर दें। क्योंकि जब तक आप अपने परसेप्शन को बंद नहीं करेंगे, आपकी बुक क्या कह रही है वो समझ नहीं पाएंगे। आप सही हैं या नहीं इस बात की परवाह मत करें। जैसे कई बार हमारी बुक्स में कुछ गलत थ्योरी, गलत इतिहास को पढ़ा दिया जाता है। इंडिया में तो गलत इतिहास को पढ़ाने की लंबी परंपरा रही है, विदेशियों के लिखे इतिहास को हमें पढ़ाया गया। जैसे आपको नहीं पता तो बता दूं, अभी कुछ दिन पहले एक RTI लगाई थी किसी ने, NCERT को। RTI होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत उन्होंने कहा कि हमें वो प्रूफ दीजिए जिसके बेसिस पर आपने NCERT की बुक्स में लिखा है कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया। प्रूफ दे दीजिए, कोई तो प्रूफ होगा ना, उसके बेसिस पे आप पढ़ा रहे हो कि भाई फला ने बनवाया। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ये हमने सुनी सुनी बातों पे लिख दिया है। अब सुनी सुनाई बातों पे उन्होंने लिख दिया, ये 70 साल से आपने पढ़ा दिया और ये अब जनमानस के दृष्टि में आ गया कि भाई ये क्या है ना। तो यहाँ पर गोएबल्स का सिद्धांत लागू हो गया। एक झूठ को 100 बार बोलो, फिर उससे बड़ा सच कोई नहीं होता। ये हिटलर का प्रचार मंत्री गोएबल था, गोएबल्स नाम था, उसका थ्योरी था। तो यहाँ पर क्या कहता है, कहता आपको पता है सच क्या है, आपका अपना एक परसेप्शन अपने एजुकेशन को लेकर के बना है, अपनी स्टडी, अपनी नॉलेज को लेकर बना है, लेकिन आपकी बुक कुछ और कहती है। अपने परसेप्शन को साइड करिए, जो बुक कहती है वो पढ़िए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करके आगे निकल जाइए। आपका अपना परसेप्शन आपकी एजुकेशनल स्टडी में
बाधक नहीं बनना चाहिए, जबकि आपको इस बात को लेकर के बिल्कुल भी हेजिटेट या शर्मशार नहीं होना है कि आपकी नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब अगर क्लैश हो रहा है कहीं पे तो परेशान मत होइए। आपका काम है अपने सिलेबस को पढ़ना और एग्ज़ाम दे करके पास हो जाना, उसको कर लीजिए। बाकी आपका जो अपना ज्ञान है उसे अपने पास रखिए और उस ज्ञान पर आप काम करिए, रिसर्च करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, लेकिन अपनी शिक्षा को पूरा कर लीजिए। शिक्षा और ज्ञान अलग अलग चीज़ें होती हैं। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है लेज़ीनेस। देखो यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूं कि एजुकेशनल मामलों के लिए ये साल अगर आप अपने परसेप्शन को किनारे रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, और अपने परसेप्शन को बीच में लाएंगे तो दिक्कत करेगा। अब हेल्थ की बात करते हैं। लेज़ीनेस का कार्ड आया है। ये कहता है अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत कैजुअल तरीके से चीज़ों को ऑपरेट करना है, हाइप नहीं बनाना है, एकदम अपने सिर पर नहीं चढ़ाना अपनी हेल्थ को लेकर के अरे 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 ऐसा नहीं करना है। आप नॉर्मल रूटीन में आ जाएं, उस तरह से अपनी डाइट को करें जो प्रेस्क्राइब की है किसी डाइटिशियन या डॉक्टर ने, या आपको अपनी हेल्थ वाइज लगता है कि मुझे ये चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए तो उसको करें। बहुत कूल तरीके से काम करें और इस साल आप अपनी हेल्थ में अपेक्षित इम्प्रूवमेंट देखेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि जहां आपको पता है कि मेरे को फला चीज़ नुकसान कर रही है और आप उसी चीज़ को अपने डाइट में शामिल करते हैं या अपने डे रूटीन में शामिल करते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाएगी और इस वर्ष के समाप्त होते होते तक नुकसान परिलक्षित दिखाई देना शुरू कर जाएगा और वो विजिबल इस तरह होगा जो दूसरों को भी लगे कि हाँ आपकी हेल्थ में यह डैमेज हो रहा है। तो उस चीज़ पर ध्यान रखिए वो डैमेज ना होने पावे। कोशिश इस बात का भी करने की ज़रूरत है, अगर आपकी हेल्थ में कोई इशू चल रहा है तो आपको इस साल अपने लिक्विड डाइट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, और अगर कोई इशू नहीं चल रहा है तो फिर ठीक है, अपने अच्छे से रूटीन को बनाए रखिए और थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने जुपिटर को चुना था, यानी जुपिटर प्लैनेट को एज अ पाइल। मेरे बगल में उसे लगा दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आप सजिटेरियस राशि हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और सजिटेरियस यानी धनु राशि का स्वामी ग्रह जुपिटर होता है। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो आपके लिए क्या बताते हैं कि आपके लिए आने वाला 2024 कैसा रहने वाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है डेथ। अगर आप पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि डेथ कार्ड का मतलब एक्चुअल डेथ नहीं होता, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द डेथ, यमराज। यमराज का नाम सुनकर नॉर्मली हम डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। यमराज को धर्मराज कहा गया है हमारे ग्रंथों में, धर्मराज। ऐसा नहीं कि वो मृत्यु के देवता हैं और अगर किसी के पास आ गए तो मृत्यु को ही लेने आएंगे, मारने ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वे पहली चीज़ तो खुद लेने जाते नहीं हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, तो उनसे डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं वो। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है द मैजिशियन। अब जिस तरह से कार्ड आ रहे हैं और जिस तरह से रीडिंग आ रही है, अकॉर्डिंग टू दैट ये 2024 पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत आसान तो नहीं होने वाला। हालांकि इस साल दिक्कतें आएंगी, बट उन दिक्कतों का सामना करके, उन दिक्कतों से ओवरकम, उन प्रॉब्लम से ओवरकम करके सक्सेस की ओर बढ़ने और सक्सेस को हासिल करने की 100% पॉसिबिलिटी बनी है। ये साल शुरुआत में आपको थोड़ा टफ टाइम दे सकता है। एक सिचुएशन आपके जीवन से क्लोज हो जाएगी इस वर्ष। ये सिचुएशन मोस्टली मई का महीना कंप्लीट होने से पहले पहले हो जाएगी। सिचुएशन में कोई एक रिलेशनशिप हो सकता है या कोई एक परिस्थिति आपके जीवन की हो सकती है जो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, जिसे आप रोक ना पाएं। आप कोशिश भी करेंगे तो वो सिचुएशन क्लोज होने से रुकेगी नहीं, या वो रिलेशनशिप क्लोज होने से नहीं रुकेगा। मतलब कुछ लोगों के जीवन में मामला सिचुएशन का होगा, किसी परिस्थिति का, कुछ लोगों के जीवन में किसी संबंध का होगा।
आपके रोके रुकेगा नहीं, वो क्लोज होकर ही रहेगा, टूटकर ही रहेगा, ख़त्म होकर ही रहेगा। उस समय जब ये चल रहा होगा आपको ये अच्छा भी नहीं लगेगा। मैं सिम्टम बता रहा हूँ, आप कैसे समझोगे कि यही वाला मामला है। आपको पसंद नहीं आएगा, आप बहुत दुखी हो जाओगे कि ये चीज़ें हो रही हैं मेरे जीवन में, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती, रोक नहीं सकता, इस तरह से। तो वहाँ पर आपको ग्रेसफुल रहना है भाई, आपको मान के चलना है कि ठीक है, ईश्वर मेरे जीवन में अगर किसी एक चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं तो ठीक है, कर लें, उनका क्लोज़र हमें स्वीकार है। ईश्वर मतलब यहाँ पे यमदेव का है कि यमदेव अगर किसी चैप्टर को क्लोज कर रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए कर रहे होंगे, और सचमुच ये अच्छे के लिए है, जो आपको 6वां महीना आते आते यानी मई से पहले हो जाएगा, और जून बीतने तक आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोज़र बिल्कुल ठीक था और आपके लिए रिलायबल था, आपके बेनिफिट में रहा। ठीक है, आप ग्रेसफुल रहें, अपने आत्मविश्वास को और स्वाभिमान को बनाए रखें, उसे कम ना होने दें। इस साल आपको आपके कार्य क्षेत्र से लेकर के आपके इमोशनल मैटर्स तक में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन बाधाओं को देखकर पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते जाना है। वो बाधाएं हटती जाएंगी, आपका काम सुलझता जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में इस साल आपको ग्रोथ मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी तरह के काम में आप एक सफलता स्पेसिफाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि मिलनी चाहिए आपको, तो वो मिल जाएगी। इस वर्ष आप अगर कोई एक ऐसी योजना बनाते हैं जो लगभग 1 साल में, मतलब 9 महीने से साल भर के समय अंतराल में पूरी हो जाए, तो उसके पूरी होने की पॉसिबिलिटी 100% है। ये साल आपको परेशानियों में डालेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि छोड़ देगा, लेकिन इस बात को भी समझें कि उन परेशानियों के बावजूद आपके पास हर एक समस्या का समाधान मौजूद होगा। और अगर आपको लगता है कि किसी एक समस्या ऐसी है 2024 में, पाइल नंबर 2 धनु राशि, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी समस्या भी आपके सामने है जो समाधान विहीन है, जिसका सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, तो आपको थोड़ा सा अकेले में बैठना है, अपने आप से बातचीत करनी है, सोचना है कि इस समस्या का समाधान जो मेरे पास है वो मैं बाहर कैसे निकालूं, विचार करना है। और जब आप चिंतन करेंगे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस साल आप न सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स को बल्कि कई अन्य लोगों की प्रॉब्लम्स को भी दूर कर पाएंगे, अगर चाहेंगे तो। नहीं चाहेंगे तो बात अलग हो गई। और दूसरे लोग आपको सपोर्ट भी इस साल करेंगे, ऐसा नहीं है कि लोगों का अपोज कोई आपको मिलने वाला है। तो ये था एक दृष्टि में कि आपका 2024 कैसा रहेगा। अब लेते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड और देखते हैं कि लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए कार्ड अपीयर हुआ है आइसोलेशन। ये कहता है प्रेम संबंधों में इस साल आपके जीवन साथी या आपके पार्टनर के द्वारा आपकी फीलिंग्स को उस तरीके से रीड ना किया जाए जो आप चाहते हैं। आपका फीलिंग का लेवल इधर है, उसके समझने का लेवल नीचे चला गया, तो फिर आपको दुख हो जाएगा कि भाई मैंने तो इतना किया और यार तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में नहीं आ रही। तो इस चीज़ के लिए उसे ब्लेम ना करें पहला, क्योंकि सचमुच उसे समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि वो समझनी नहीं चाहती या समझना नहीं चाहता, उसे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ उसकी गलती नहीं है। आप जिस लेवल पर हैं वो उस लेवल पर नहीं है, ठीक है। आपसे हाई लेवल पर हो तो समझ ले, आपसे डाउन लेवल पर इसलिए उसकी समझ में नहीं आ रही। तो यहाँ पर ये जो दुख है ये आपको होने वाला है, और इस दुख से बचने के लिए आपको बस उसी पेड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा जो अक्सर प्यार के बारे में लोग बोलते हैं वाहवाही में, कि प्यार तो देने का नाम है, बोलते हैं ना लोग, तो दीजिए और दे करके थोड़ा दुखी रहिए। प्यार तो वैसे भी एक तरफा होता है और एक तरफा चीज़ें दुख देती हैं। यहाँ इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये दुख आपको तब मिलेगा जब आप अपने प्यार की उसके प्यार से कंपैरिजन कर देंगे। भाई तुलना कैसे कर सकते हैं, वो आपको कितना प्यार करती है, आप उसे कितना प्यार करते हैं, इसकी तुलना नहीं हो सकती ना। कई बार लोग अपने साथी के साथ में इस बात की बेट लगाते हैं कि जितना मुझे प्यार है उतना तुम्हें भी होना चाहिए, या तुम्हें कम है मुझे ज़्यादा है तुम्हें कम है, कोशिश करते हैं। ये बचकानी और बेवकूफ़ाना कोशिश है, इडियोटिकनेस है। प्यार तो प्यार है पहली चीज़, और प्यार एक तरफ से होता है, मैंने कई बार ये कहा है।
और आप सिर्फ अपनी साइड के प्यार के लिए जिम्मेदार हैं। आप उसकी साइड की ना जिम्मेदारी ले सकते हैं, ना उसकी साइड के प्यार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जिस लेवल पर हैं वो आपकी फीलिंग्स का पैरामीटर है, वो जिस लेवल पर है वो उसकी फीलिंग्स का पैरामीटर है। आपकी फीलिंग उसकी समझ में नहीं आई क्योंकि उसके पैरामीटर में भिन्नता है। तो इस चीज़ के लिए वो दोषी नहीं है। जब वो दोषी नहीं है तो आप दुखी कम हो। ये तरीका बता रहा हूँ कैसे आप समझेंगे कि मुझे दुखी नहीं होना। दुख तो आएगा, ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा या आप दुखी नहीं होंगे, वो तो होके रहेंगे भाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा साल भर दुख चलेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक रोना, ऐसा नहीं है। बीच बीच में चीज़ें अच्छी भी आएंगी, बीच बीच में आपको ये आइस के मेल्ट डाउन वाली सिचुएशन भी मिलेगी और अच्छे संबंध आपके अपने साथी के साथ चलेंगे। लेकिन वो वाले स्पेसिफिक उन मामलों में कहा जा रहा है जहां आपको बहुत शिद्दत से फील होगा कि यार इस पॉइंट पर ये मेरी फीलिंग को समझे, वो उसकी समझ में नहीं आएगा और उसके लिए उसे ब्लेम मत करना, लड़ना मत। फैमिली मैटर्स में आया है क्लींजिंग द पास्ट। जो कार्ड का नाम है यही आपको करना है कि परिवार में, परिवार के साथ, परिवार के प्रति, परिवार के लिए क्या पास्ट था उसे भूल जाओ। परिवार ने आपके लिए क्या नहीं किया, परिवार ने कितनी खिंचाई करी, कितनी लानतें भेजी, गालियां दी आपको, वो भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको। पास्ट था, निकल गया। अब आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कनेक्टिविटी बना सकते हैं तो बना लीजिए। और परिवार को भी चाहिए कि आपको समझे कि अब आप पहले वाले व्यक्ति नहीं रह गए हैं। लेकिन यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि खटास इसी में आएगी। अगर आप अपनी साइड से लेट गो करते हैं तो परिवार की साइड से लेट गो नहीं हुआ होगा। अगर परिवार लेट गो करे तो आपकी ओर से नहीं हुआ होगा। और इस चीज़ को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करिए, पूरा हो नहीं पाएगा और ये चीज़ आपको डिफ़िकल्ट टाइम देगी। और इस डिफ़िकल्ट टाइम को मैनेज करने के लिए आपको बस अपने आप में थोड़ा सा स्थिरता लाने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं हर बात पे बहस कर लीजिए फैमिली के साथ, ज़रूरी नहीं उनको समझा ही ले जाइए, ज़रूरी नहीं आप अपनी बात में उनको उलझा करके या समझा करके खुद को सही साबित करें, क्योंकि इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। करके देखिएगा या करने से पहले सोच लीजिएगा। तो न्यूट्रल और नॉर्मल तरीके से अगर मैनेज करेंगे तो फैमिली के साथ चीज़ें अच्छी रहेंगी और पुरानी बातों से आगे निकलने की कोशिश करें। फिनांस के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है सप्रेशन का। जैसा नाम है कार्ड का, सप्रेशन, कहता है चीज़ें सप्रेस होंगी। फाइनेंशियल मामलों में इस साल ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपके अपने मन में चल रही नकारात्मकता चीज़ों को निगेटिव कर देगी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जो आपको परेशान करेंगी। तो फाइनेंशियल ग्रोथ जो हो रही है उसके सराउंडिंग में जो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी उनकी वजह से आप अपने फाइनेंस को मैनेज करने में नाकामयाब हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि इस साल अपने फाइनेंसेस के मामले में एक रूटीन बना के चलें। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि भाई जो भी मेरी मंथ एंड की सेविंग होगी 25 तारीख को मैं एफडी मार दूंगा, है ना, आपने प्लान कर लिया, सपोज करिए। तो 25 तारीख को एफडी कर दीजिए। अच्छी परिस्थिति चले, बुरी परिस्थिति चले, जो चल रहा है चलने दीजिए साइड में। 25 तारीख को वो करना है तो करके ख़त्म करिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, बस इतना करिए। फाइनेंस में कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऑक्यूपेशन के मामले में कार्ड अपीयर हुआ है पास्ट लाइफ्स। ये कहता है कि आप अपने प्रोफेशन, व्यवसाय, जॉब, बिजनेस जो भी आप कर रहे हैं जीविका के लिए, उसमें आपने पहले क्या प्लान और टैक्टिस चलाई है वो अब नहीं चलेगी, इसको समझ लीजिए। इसलिए चीज़ों को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। और ये जो बदलाव है हो सकता है आपको ना पसंद आ रहा हो सकता है आपको लगे दूसरे लोग भाई इस पर क्या कहेंगे कि अरे इसने तो पूरा मॉड्यूल ही चेंज कर दिया उठाकर। वो क्या सोचेंगे इसकी चिंता ना करें। आपके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है इसकी चिंता ना करें। लॉजिकली ये विचार करें, पेपर पेन लेकर बैठ जाएं कि पहले ये था अब ये है, और कंपैरिजन कर लें क्या ये करना आज के दृष्टिकोण से, अगर आज किसी को इसी बिजनेस में रहना होता तो ये परिवर्तन उसको सजेस्ट किए जाने सही थे या नहीं थे। यह है पहला। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, किसी एक्सपर्ट से सलाह लीजिए, बात कर लीजिए, वही चीज़ें वो भी बताते हैं जो आपने प्लान किया था, तो ठीक है फिर आगे बढ़ जाइए। और अब आगे बढ़ेंगे तो आपके व्यवसाय में आपको वृद्धि मिलेगी। जो छोटा सा परिवर्तन करेंगे उससे वृद्धि मिलेगी, तरक्की होगी। उस तरक्की की वजह से ना कुढ़ना नहीं है, गिल्ट में नहीं जाना। कुढ़ना मतलब होता है कि अपने ही अंदर अंदर गिल्ट में फंसे पड़े कि अरे यार ये वाला आइडिया मैंने 2 साल पहले अपनाया होता तो आज तो भैया बल्ले बल्ले।
हो सकता है ईश्वर ने लिखा हो कि ये इसी साल से आइडिया आना था आपको, तो पीछे जो हुआ छोड़िए और आगे बढ़िए। एजुकेशन मामले में कार्ड अपीयर हुआ है कॉन्शियसनेस। ये कहता है कि आप अपनी एजुकेशन, पढ़ाई, स्टडी, इन चीज़ों में बस अवेयरनेस को बनाए रखिए। कई बार हम स्टडी करते हैं सिर्फ एग्ज़ाम दे देने के लिए, और हमारी स्टडी जो कराई जाती है वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं कराई जाती, वो कराई जाती ताकि हमें कुछ नॉलेज आ जाए, हम कुछ जान जाएं इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया में क्या हो रहा है, या जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हमारी जानकारी बढ़े। और ये कार्ड कहता है कि इसी जानकारी को बढ़ाने के लिए अपने आप को थैंकफुल करना है, अपने आप को थैंकफुल करना है। कैसे? मान लीजिए आप अपने सिलेबस में कुछ पढ़ रहे हैं और वो एकदम नई इन्फॉर्मेशन और आपको पता चले और आपने कहा अरे वाह, आपने कहा अरे वाह ये जानकारी मुझे एकदम यूनिक मिल गई, तो अपने आप को थैंक यू कहिए कि अरे वाह क्या बात है, मुझे मेरा धन्यवाद कि मैंने ये आज पढ़ा। आप ही ने तो पढ़ा, तो इसको करिए। अगली चीज़ है, अगर एजुकेशन या स्टडी में आप कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई को शुरू करने से पहले 5 मिनट तक आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहिए। 5 मिनट तक। कोई मेडिटेशन नहीं बता रहा भाई मैं, करो चुपचाप बैठे रहिए, आंखें बंद और बैठ जाइए, बस चुपचाप बैठे रहिए। अब मुंह से कुछ मत बोलिए, दिमाग अंदर ही अंदर जो बोलता है उसको बोलने दीजिए। इसको करिए और अपने एजुकेशनल मामलों में आप देखिए आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में कार्ड अपीयर हुआ है टोटलिटी। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी हेल्थ में जिस तरह से अपने डेली रूटीन को बनाए हैं, क्या ये सही है या आपने जो प्लान किया था उसमें थोड़ा भटकाव आ गया है और उसको वापस सुधारने की ज़रूरत है। चीज़ें भटक गई, उसको फिर लाइन पे लाना है। अगर हाँ भटक गई तो उसको फिर ऑन द ट्रैक ले आइए, पहला काम तो ये। दूसरा, अगर आपने ध्यान दिया कि आपकी हेल्थ को लेकर के जो रूटीन आपने बनाया या जिस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं ये सही नहीं है, तो उसे सही करिए। सही एक्चुअल रूटीन पर अपने मन को लेकर आइए तो चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी। हेल्थ को लेकर के घबराहट और डर इस साल आपको एक नेगेटिव मैनिफेस्टेशन वाली कंडीशन में पहुंचा देंगे। जहां एक व्यक्ति को लगने लगे कि वो बीमार है तो डॉक्टर कहते हैं कुछ दिन में सचमुच बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा है, उसका लगना बीमारी को जन्म दे देगी। तो ये कहता है कि प्री परसेप्शन में मत जाइए, अंदाज़ा मत मारिए, बस अपने रूटीन को बनाइए, अपने डाइट प्लान को ठीक करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया उसको फॉलो करिए, बस नियमों का पालन करिए और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या इस साल नहीं होगी। और अगर स्वास्थ्य में इस साल आपको सुधार मिलता है तो उसके लिए आप अपने आप में बहुत वाहवाही ना फील करिए कि अरे वाह मैंने तो बड़ा कमाल चमत्कार कर दिया। नहीं, इसके लिए सिर्फ ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर धन्यवाद, आपकी कृपा से स्वास्थ्य में लाभ हुआ, तो वो लाभ और इंक्रीज होगा। पाइल नंबर 2 आपके लिए ये थी आज की रीडिंग कि आपका 2024 कैसा रहेगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।